हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम लोग MHD4 के व्याख्या खंड पर बात करने जा रहे हैं। मेरे पास कुछ रिक्वेस्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि जो है सर MHD4 का व्याख्या खंड करा दीजिए। तो इसमें अभी तो पूरा करा पाना संभव नहीं है क्योंकि कल ही पेपर है और अभी समय कम बचा है। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर मैं आया हूँ। इसमें 4-5 व्याख्याएं जो आती हैं वही मैं यहाँ पे उसमें थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करा दे रहा हूँ। इससे आपको हेल्प मिल जाएगी कि हाँ किस तरीके के व्याख्या आ रही। वैसे आप परिचित होंगे, कुछ लोग जो नहीं परिचित हैं वो परिचित हो जाएंगे। तो जैसा कि मेरे पास पेपर है ये MHD4 का नाटक एवं गद्य विधाएं। इसमें कुल 10 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। और 3 की करनी है, एक 12 अंक का है। पहला है इसमें का, धर्म अधर्म एक दर्शाई, राजा करे सुन्याव सदाई, भीतर स्वाहा बाहर सादे, राज करई अमले अरुप्यादे, अंधाधुंध मचो सब देसा, मानहु राजा रहत विदेशा। ये पंक्तियां देखिए, पढ़ के आपको क्या लग रहा है, कहाँ की हो सकती हैं, किस चैप्टर की? देखिए, धर्म अधर्म एक दर्शाई, राजा करे सुन्याव सदाई, भीतर स्वाहा बाहर सादे, राज करे अमले अरुप्यादे, अंधाधुंध मचे सब देसा, मानव राजा रहत विदेशा। ये पंक्तियां मैंने एग्जाम्पल में आपको कराई थी भालतेंदु के एकांकी नाटक में, अगर आपको याद हो तो। चलिए चलते हैं, देखते हैं। इसका सबसे पहले संदर्भ और प्रसंग देखते हैं। सो प्रस्तुत पद्यांश या फिर प्रस्तुत पंक्तियां भारतेंदु द्वारा रचित प्रहसन अंधेर नगरी से उद्धृत है। इन पंक्तियों में भारतेंदु विदेशी राजा की आलोचना कर रहे हैं, अर्थात ब्रिटिश राजतंत्र की आलोचना कर रहे हैं, और जो नौकरशाही है उसकी भी आलोचना करते हुए न्याय और अन्याय में कोई फर्क नहीं है इसका व्याख्यान कर रहे हैं। भारतेंदु जी कहते हैं कि इस पे हमारा प्रसंग खत्म होगा। संदर्भ और प्रसंग, संदर्भ में क्या लिखते हैं, किसने लिखी है और किस चैप्टर से लिखी है। प्रसंग में क्या लिखते हैं कि इस पंक्ति में क्या प्रसंग आया है, क्या बात कही गई। फिर उसके बाद भावार्थ में आते हैं कि इस पंक्ति का भाव क्या निकल रहा है, अर्थ क्या निकल रहा है। तो चलिए भावार्थ की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे धर्म अधर्म एक दर्शाई, राजा करे सुन्याव सदाई। तो हमारा जो प्रसंग है वो की पे खत्म होगा, उसके बाद नीचे हेडिंग पड़ेगी भावार्थ या व्याख्या, जो भी आप डालें। फिर उसके बाद आएगा व्याख्या करेंगे अब हम लोग। धर्म अधर्म एक दर्शाई, राजा करे सुन्याव सदाई। कि यहाँ पे जो है, जो अंधेर नगरी है, यहाँ पर धर्म और अधर्म सब एक समान हो चुका है, और राजा जो भी कह देता है वही न्याय है, वही, और उसके आगे कोई भी उस पर उंगली नहीं उठा सकता, कोई आवाज नहीं उठा सकता। भीतर स्वाहा बाहर सादे, राज करें अमले पर अरुप्यादे। और जो यहाँ की नौकरशाही है, जो शासन चलाने वाले लोग हैं, वो पूरी तरह से भ्रष्ट हैं। भीतर से स्वाहा हो चुके हैं, उनके नीति उनके मूल्य मर चुके हैं, और बाहर से शरीफ बने फिरते हैं। अंधाधुंध मचे सब देशा, मानहु राजा रहत विदेशा। और समस्त देश में, पूरे देश में जो अंधेर नगरी है, अर्थात उस समय तत्कालीन स्थिति में अपने देश की, भारत की तुलना कर रहे हैं कि जो अंधेर नगरी है उसमें अंधाधुंध, मतलब चारों तरफ हाहाकार त्राही मची हुई है, और जो राजा है वो विदेश में बैठा हुआ है, उसे इन सब से कोई भी मतलब नहीं है। ये नौकरशाही मिलकर इस देश को बर्बाद किए जा रही है। अब इसका भावार्थ क्या निकल रहा है, ये तो रहा इसका जो ऊपर का अर्थ था। अब भावार्थ क्या निकला है, इसमें भारतेंदु ने, प्रस्तुत पंक्तियों में भारतेंदु ने ब्रिटिश राज पर व्यंग किया है, और यह बताया है कि यहाँ पर धर्म अधर्म सब कुछ एक समान हो चुका है, और जो अधिकारी तंत्र है वो पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है, और जो राजा है यहाँ का वो विदेशों में निवास कर रहा है। तो यहाँ पर ये रहा। और विशेष टिप्पणी में क्या लिख देंगे, विशेष टिप्पणी में लिख देंगे कि प्रस्तुत भाषा जो है ब्रज से मिली हुई, ब्रज और हिंदी से मिली हुई मधुर भाषा है। ठीक है, और इसमें भारतेंदु ने व्यंग्य शैली का प्रयोग किया है। इसी प्रकार एक दो पंक्तियां आप और लिख सकते हैं जो आपको सही लगे। चलते हैं अगले व्याख्या खंड की तरफ। अगला है हमारा कि
दूसरा है इसमें खा, वह नफरत करती है इन सब से, इस आदमी के ऐसा होने से। वह एक पूरा आदमी चाहती है, अपने लिए एक पूरा आदमी। गला फाड़कर वह यह बात कहती है, कभी इस आदमी को ही वह आदमी बना सकने की कोशिश करती है, कभी तड़प कर अपने को इससे अलग कर लेना चाहती है। पर अगर उसकी कोशिशों से थोड़ा भी फर्क पड़ने लगता है इस आदमी में, तो दोस्तों में इसका गम मनाया जाने लगता है। पंक्तियां देखिए, कुछ समझ आ रही कहाँ की हैं आपको? देखिए, वह नफरत करती है इस सब से, इस आदमी के ऐसा होने से। इसमें पूरे सिलेबस में कौन सा ऐसा आदमी था जो कि निरर्थक था, जो कि बेकार हो चुका था? हमें दो जगह मिलता है। एक जगह तो हमें मिलता है उसमें एकांकी में, तांबे के कीड़े में, और दूसरा मिलता है हमें इसमें आधे अधूरे नाटक में, जिसके लेखक हैं मोहन राकेश। तो इस पर हम बात करते हैं। वह नफरत करती है इस सब से, इस आदमी के ऐसा होने से। वह एक पूरा आदमी चाहती है, अपने लिए एक पूरा आदमी। गला फाड़कर वह यह बात कहती है, कभी इस आदमी को ही वह आदमी बना सकने की कोशिश करती है, कभी कोशिश करती है, फिर उसके बाद कभी तड़प कर अपने को इससे अलग कर लेना चाहती है। पर अगर उसकी कोशिशों में थोड़ा भी फर्क पड़ने लगता है, अर्थात वह आदमी थोड़ा परिवर्तित होने लगता है, तो इस आदमी में, उसके दोस्तों में इसका गम मनाया जाने लगता है। तो इसका सबसे पहले संदर्भ प्रसंग देखते हैं। सो प्रस्तुत पंक्तियां, ठीक है, प्रस्तुत पंक्तियां मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक आधे अधूरे से उद्धृत हैं। इसमें, इस नाटक में मोहन राकेश ने मध्यवर्गीय परिवार की विघटित होती मानसिकता व परिवार विघटन की कथा कही है, ठीक है। फिर इसके बाद प्रसंग की बात करें तो अब इस पंक्ति में क्या है, उसको, इन पंक्तियों में क्या है उसको डिस्क्राइब करेंगे। कि प्रस्तुत पंक्ति में महेंद्रनाथ की पत्नी सावित्री महेंद्रनाथ के मित्र जुनेजा से बात करती हैं, जो कि उन्हें यह खबर देने आया है कि उनकी तबीयत खराब है। उन्हें जो है, उन्होंने जब हॉस्पिटल में अपना चेकअप कराया तो उन्हें ब्लड प्रेशर की बीमारी निकल गई है। वो यह खबर देने आता है, तो उससे जुनेजा से सावित्री बात करती है और कहती है कि महेंद्रनाथ को आप मेरा पति कहते हैं, पर यह भूल जाते हैं कि महेंद्रनाथ की कोई पत्नी भी है और उसकी कोई जिम्मेदारी भी है। मतलब यहाँ पर वह कह रही है कि महेंद्रनाथ अपनी कोई भी जिम्मेदारियां नहीं लेता, पूरी तरह से बेकार हो चुका है, कोई काम नहीं करता, पत्नी को काम करना पड़ता है। तो वही बात यहाँ पर चल रही है कि वह नफरत करती है इस सब से, इस आदमी के ऐसा होने से, जो परिवार में कलह चल रही है, जो पारिवारिक विघटन हो रहा है, और जो यह आदमी निकम्मा नकारा हो चुका है, इससे नफरत करती है। वह भी चाहती है कि यह व्यक्ति काम करे और अपना घर परिवार चलाए, तथा वह यह बात कई बार गला फाड़कर कहती भी है। उसकी कुछ शारीरिक इच्छाएं हैं, वह भी वह तृप्ति चाहती है, पूरा करना चाहती है, और कुछ पारिवारिक इच्छाएं भी हैं, उसको भी वह पूरा करना चाहती है। इसीलिए वह अपने लिए एक पूरा आदमी चाहती है, ऐसा आदमी नहीं जैसा कि सावित्री का पति है। कई बार सावित्री क्या करती है, उस आदमी को ही, अपने पति महेंद्रनाथ को ही वैसा आदमी बनाने की कोशिश में लग जाती है जैसा आदमी वह चाहती रहती है, और वह इन कोशिशों में कई बार अत्याचार का शिकार होती है, उस पर अत्याचार किया जाता है, ठीक है। महेंद्रनाथ करता है, उसे पीटता भी है कई दफ़ा, किंतु वह अडिग रहती है और अपने इच्छा शक्ति के कारण इसमें उसे एक पूरा आदमी बना देने में जी तोड़ मेहनत करती है। लेकिन और वह जब थोड़ा सुधरने लगता है, महेंद्रनाथ जब थोड़ा सा परिवर्तित होने लगता है, तो उनके दोस्तों में इस बात का गम होने लगता है कि महेंद्रनाथ तो अब तो वैसा रहा ही नहीं। तो इस तरीके से उसने जुनेजा से ही, जो कि उसके मित्र हैं, उससे ही उनके दोस्तों की बुराई करती है। और सावित्री इस बात को कहती है कि उसे पूर्ण पुरुष चाहिए। ये सब बातें हमने की। अब इसके बाद हमने यहाँ पर
संदर्भ देखा, प्रसंग देखा, व्याख्या हो गई। ठीक है, व्याख्या में आपको अपनी तरफ से कुछ ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर विशेष टिप्पणी इसमें कुछ करना चाहें तो इसमें सावित्री की जो मनोवैज्ञानिकता है, जो उसकी मनोवैज्ञानिकता नहीं कहेंगे, जो उसकी आंतरिक सोच है, जो उसकी मना स्थिति है, उसको वह जुनेजा से व्यक्त कर रही है। ठीक है, और सावित्री जुनेजा से ही जो है उनके दोस्तों की शिकायत करती है, जो कि जुनेजा स्वयं भी उसका दोस्त है। ठीक है, महेंद्रनाथ विभाजित व्यक्तित्व का ऐसा प्रतीक है जिसकी निष्ठाएं पूरी तरह से जो है नष्ट हो चुकी हैं, वह एकदम निकारा नकम्मा हो चुका है। ठीक है, और मध्यवर्गीय मानसिक स्थिति का वर्णन इसमें हुआ है। ठीक है, भाषा की बात करें तो भाषा में व्यंजकता है और शैली प्रभाव उत्पादक है। ठीक है, इसे पढ़ने से प्रभाव उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार ये रहा दूसरी व्याख्या का संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या तथा टिप्पणी, जो कि हम अपनी तरफ से कमेंट ऐड करते हैं। ठीक है, तो 2 व्याख्याएं हो चुकी हैं। तीसरी की ओर चलते हैं। तीसरा हमारा कहाँ से है, चलो इस पे चलते हैं। मैं खुद भी एक मजदूर हूं, मैं खुद भी एक मजदूर हूं, मैं खुद भी एक किसान हूं। ठीक है, अब इसको देखिए, मैं खुद भी एक मजदूर हूं, मैं खुद भी एक किसान हूं, मेरा पूरा जिस्म दर्द की तस्वीर है, मेरी रग रग में नफरत की आग भरी है, और तुम कितनी बेशर्मी से कहते हो कि मेरी भूख एक भ्रम है और मेरा नंगापन एक ख्वाब। देखिए कहाँ की पंक्तियां लग रही हैं। स्त्री बात कर रही है, आप अनुमान लगाइए पहले, फिर बताते हैं। सो ये पंक्तियां जो हैं नुक्कड़ नाटक औरत से उद्धृत हैं। इसकी अगर व्याख्या करें हम लोग, संदर्भ लिखें तो प्रस्तुत पंक्तियां भुवनेश्वर द्वारा रचित नुक्कड़ नाटक, सॉरी भुवनेश्वर द्वारा रचित नहीं है, वो तो तांबिक कीड़े में चले गए, इधर आ जाते हैं। हाँ, यह जननाट्य मंच द्वारा, प्रस्तुत पंक्तियां जननाट्य मंच द्वारा रचित औरत नुक्कड़ नाटक से उद्धृत हैं, जिसके लेखक जन्म मंडली के सदस्य थे और हाशमी जी के नेतृत्व में इसका लेखन कार्य किया गया था और इसका प्रकाशन भी, अर्थात इसे पहली बार खेला भी गया था 1979 में। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसका प्रसंग देखते हैं। इसमें स्त्री जो है, प्रसंग की बात कर रहा हूँ, स्त्री अपनी व्यथा का वर्णन कर रही है और बताती है कि मैं भी मजदूर हूँ, किसान हूँ, और वह भी बताती है कि मुझे भी तकलीफ होती है, दर्द होता है, मुझे भी शर्म आती है, और तुम लोग मेरी भूख को भ्रम बताते हो। इस प्रकार इसमें प्रसंग लिख सकते हैं। थोड़ा सा हेल्प बुक से देखिएगा, एग्जैक्ट मिल जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसका व्याख्या खंड देखते हैं कि मैं खुद भी एक मजदूर हूँ, मैं भी एक किसान हूँ, मेरा पूरा जिस्म दर्द की तस्वीर है। स्त्री कहती है कि मैं भी एक मजदूर हूँ। ठीक है, और क्योंकि वह भी कंपनी में मजदूरी करती है, और किसान भी है क्योंकि कहीं जगह स्त्रियां किसान होती हैं, काम करती हैं, उसका जिक्र है। और मेरा पूरा जिस्म दर्द की तस्वीर है, और जब वह काम करती है तो वह भी थकी हुई रहती है, उसके भी जिस्म में दर्द होता है जैसे पुरुषों के होता है। उसके बाद मेरी रग रग में नफरत की आग भरी, और उसे इस व्यवस्था के खिलाफ उसके मन में आग है, जो ये व्यवस्था है, जो सामाजिक स्थिति है उसकी, इतना काम करने के बाद भी कि बराबर वेतन नहीं मिल रहा है, पुरुषों के बराबर, पुरुषों से ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। आज के वक्त में देखिए स्त्रियां जो है बाहर काम करके आती हैं, घर पे काम करना पड़ता है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है, शाम को देर से सोना पड़ता है। तो इस प्रकार की स्थिति जो है यहाँ पर देखने को मिलती है कि उसके अंदर उसका भी जिस्म दर्द करता है, और उसके अंदर इस व्यवस्था के खिलाफ आग है, वह उससे नफरत करती है, इस व्यवस्था से। और तुम कितनी बेशर्मी से कहते हो, और कहती है जो एक पुरुषवादी मानसिकता है, इसे संबोधित करते हुए कहती है कि और तुम कितनी बेशर्मी से कहते हो कि मेरी भूख एक भ्रम है, कि जो है मेरी भूख है सिर्फ एक भ्रम मात्र है, और मेरा नंगापन एक ख्वाब है, और जो मैं
ये कपड़े नहीं है मेरे पास, थोड़ा सा फटे पुराने कपड़े हैं, इसको तुम मेरा नंगापन कहते हो, इसे मेरा ख्वाब कहते हो तुम लोग। तो ये रहा इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या। इसमें स्त्री की मनोदशा का, एक श्रमिक स्त्री की मनोदशा का, उसकी स्थिति का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये टिप्पणी डाल देंगे, एक आध लाइन और ऐड कर देंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट वस्तु, अब ये वाला देखिए, विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति के प्रति होने पर लोभ वह सात्विक रूप प्राप्त करता है, जिसे प्रीति या प्रेम कहते हैं। जहाँ लोभ सामान्य या जाति के प्रति हो, जहाँ लोभ सामान्य या जाति के प्रति होता है वहाँ वह लोभ ही रहता है, पर जहाँ किसी जाति के एक ही विशेष व्यक्ति के प्रति होता है वहाँ वह रुचि या प्रीति का पद प्राप्त करता है। लोभ समयोन्मुख होता है और प्रेम विषयोन्मुख होता है। तो यहाँ इसमें हम देखते हैं, ये जो हमारी पंक्तियां हैं, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध लोभ और प्रीति से उद्धृत हैं। यह निबंध एक मनोविकारात्मक निबंध है, जिसमें आचार्य शुक्ल जी मनुष्य के अंदर विघटित होने वाले मनोविकारों से एक विषय लोभ और प्रीति लेकर निबंध रचना की है। प्रसंग की बात करें तो इसमें प्रस्तुत पंक्तियों में आचार्य शुक्ल जी जो है, इसमें व्यक्ति के लोभ, प्रेम या प्रीति का, लोभ, प्रेम और रुचि यानी कि प्रीति के मध्य जो विषमता है उसको बताते हैं, उसमें अंतर करते हैं कि प्रेम क्या है, लोभ क्या है और प्रीति क्या है, उसके मध्य अंतर करते हैं। और इसके बाद व्याख्या की बात करें तो इसमें शुक्ल जी लोभ की व्याख्या करते हैं और प्रेम की व्याख्या करते हैं, रुचि की व्याख्या करते हैं। तो उसी की चर्चा यहाँ पे की गई है। चलिए प्रारंभ करते हैं। लोभ का अर्थ है किसी व्यक्ति को प्राप्त कर लेने की इच्छा। इसका जिक्र मैंने लोभ और प्रीति निबंध में किया था, वीडियो में बताते टाइम वहाँ पे। तो वहाँ पे एक जिक्र आया था कि जब किसी चीज़ की कमी खलने लगे और उसे तुरंत पा लेने की इच्छा जाग उठे तो वही क्या होता है, लोभ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी चीज़ को एकनिष्ठ रूप से पा लेने की इच्छा ही लोभ होती है। तो इसका जिक्र यहाँ है कि विशिष्ट व्यक्ति या वस्तु के प्रति होने पर लोभ, अगर किसी विशिष्ट व्यक्ति या किसी विशिष्ट वस्तु के प्रति है कि अगर वह जा रहा है तो इससे मुझे इसकी बहुत अपार कमी खलेगी, मैं इसके बिना नहीं रह सकता, तो वो लोभ है। जिसे प्रीति या प्रेम कहते हैं वह सात्विक रूप है। ठीक है, वह सात्विक रूप है। हाँ ठीक है, जा रहा है, आ जाएगा, ठीक है, वो फिर से मुझे मिल जाएगा, मैं उसे अर्जित कर लूँगा, यह प्रीति है। जहाँ लोभ सामान्य या जात के प्रति होता है वहाँ लोभ ही रहता है। जहाँ किसी सामान्य के प्रति है या किसी जात के प्रति हो गया तो वहाँ वह लोभ ही है। ठीक है, और इसका और डिटेल देखते हैं थोड़ा सा कि यदि किसी एक खास वस्तु या व्यक्ति को पाने की, उसको अपने निकट रखने और जुदा न होने की इच्छा हो तो इस इच्छा को प्रेम कहते हैं। लोभ तामसिक या राजसिक भाव कहा गया है, परंतु विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति के प्रति लोभ सात्विक निर्मल होता है। ठीक है, तो वह जो है एक सात्विक लोभ हो जाता है। फिर आगे, जब तक व्यक्ति किसी एक विशिष्ट को नहीं हड़पना चाहता, जब व्यक्ति किसी एक विशिष्ट को हड़पना चाहेगा, जब व्यक्ति किसी एक विशिष्ट को हड़पना चाहेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो लोभ हो जाएगा। इसके बाद और तो वह मनोभाव, लोभ, प्रीति और रुचि का अंतर करते हुए बताते हैं कि अगर किसी सामान के प्रति है, किसी वस्तु के प्रति है तो वह प्रेम है, लेकिन अगर एक निष्ठा आ जाए उसमें कि अगर इसके बिना रहना मुश्किल है तो वो क्या हो जाता है, लोभ हो जाता है। लोभी की इच्छा का केंद्र एक नहीं अनेक पदार्थ होते हैं। जो लोभी होता है वो कई जगह पर अपने हाथ फेरना चाहता है, कई चीज़ें लेना चाहता है, जबकि प्रेम जो होता है वो एकनिष्ठ होता है, सिर्फ एक ही व्यक्ति में होता है, एक ही व्यक्ति से हो सकता है। जैसे जो लोभी मनुष्य होगा
किसी को भी देखेगा तो कहेगा हाँ ये मिल जाए ठीक है, लेकिन जो प्रेमी व्यक्ति होगा वो सिर्फ एक ही के प्रति अपने को बांधे रखता है। इसके बाद अगर इस पर टिप्पणी करें तो टिप्पणी में यहाँ पर लेखक ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, लोभ, प्रीति और प्रेम में अंतर स्पष्ट किया है और भाषा, कसी हुई भाषा का प्रयोग करते हैं। एक भी शब्द निकालना इसमें से मुश्किल है। जो हमने निबंध के अंदर चर्चा की थी भाषा की, वही सेम भाषा यहाँ पर लिख देनी है, उस पर टिप्पणी कर देनी है, वही चीज उठाकर, ठीक है। इसके बाद अगला जो हमारा व्याख्या खंड है, इसमें अंगा वाला ये दिया है कि स्वर की बात तो हम सभी सोचते थे, स्वर की बात तो हम सभी सोचते थे, लेकिन असल में हमारे सामने संगीत का स्वर रहता था। वह फिर थोड़ा रुक गए, सुमन फिर कुछ कहने को अकुलाए या कुलबुलाए और मैंने उन्हें फिर टोक दिया। ऐसा नहीं है कि हम बात को समझते नहीं, हमने सब पढ़ा है और हम सब समझते हैं, लेकिन हमने शब्द के स्वर को वैसा महत्व नहीं दिया। हमारे लिए संगीत का स्वर ही प्रमाण था। तो इन पंक्तियों को देखिए आप, ये पंक्तियाँ कहाँ की लग रही हैं, अगर पहले आप डिफाइन करिए फिर हम आगे चलते हैं। ये पंक्तियाँ बसंत के अग्रदूत से उद्धृत हैं, जिसके लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। सबसे पहले संदर्भ आता है। संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्तियाँ सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा रचित, रचित ना कर लिखित कर देंगे, द्वारा लिखित संस्मरण विधा की रचना बसंत का अग्रदूत से उद्धृत है। यह संस्मरण महाप्राण निराला के ऊपर लिखा गया है या महाप्राण निराला पर आधारित है। यह पंक्तियां, अब प्रसंग की बात करें, यह पंक्तियां उस समय घटित होती हैं जब अज्ञे जी सुमन के साथ, सुमन भी एक लेखक हैं, सुमन के साथ महाप्राण निराला से दारागंज उनके आवास पर मिलने जाने वाले होते हैं। वो लोग सुबह सुबह जाने का प्लान करते हैं, किंतु जो सुमन है वो सुबह देर से उठते हैं, उसके बाद बहुत देर तक अपनी नित्य क्रियाकलाप में लग जाता है। फिर उसके बाद 10 बजे के आसपास ये लोग निराला के घर पर पहुंचते हैं। उस समय निराला रोटियां बना रहे होते हैं, तो ये लोग पहुंचते हैं। निराला जो अपने लिए सब्जी वगैरह बनाए रहते हैं उसको लाकर इन लोगों को खिला देते हैं। उसके बाद इनसे निराला बात करते हैं और यही बात कहते हैं। क्या कहते हैं अब ये आगे हमें व्याख्या में दिया हुआ है। इसी का भावार्थ हम बता देंगे, इसी की व्याख्या कर देंगे कि जैसे कि हमें पता है कि छायावादी कवि जो होते थे वो गीतात्मकता पर जोर देते थे, उस शब्दों पर जोर नहीं देते थे। वो अपने काव्य में, अपनी कविता में गीत लाते थे। तो उसी की बात निराला कह रहे हैं कि स्वर की बात तो हम भी सोचते थे, लेकिन असल में हमारे सामने संगीत का स्वर रहता था। अर्थात हम लोग संगीत को प्रमुखता देते थे और तुम लोग स्वर को प्रमुखता दे रहे हो। और फिर वह थोड़ा रुक गए और फिर थोड़ी देर रुके, लेकिन इतने में जो सुमन है इनके साथ, अज्ञे जी के साथ, वो कुलबुलाते हैं, अर्थात वो कुछ कहना चाह रहे होते हैं अज्ञे से, लेकिन उनसे, निराला जी से, लेकिन अज्ञे उनको नीचे से दबा लेते हैं और रोक देते हैं। फिर सुमन रुक जाते हैं, क्योंकि अगर निराला, उस समय निराला की स्थिति जो थी वो थोड़े विक्षिप्त हो चुके थे, ऐसा कहा जाता है, तो इसीलिए उनको रोक लेते हैं। क्योंकि वो प्रायः अंग्रेजी में बात करते थे। वो जब विक्षिप्त हो गए थे, थोड़ा सा उनकी पागलपन की अवस्था आ गई थी, तो वो क्या करते थे, वो अंग्रेजी में बात करने लगे थे सबसे। फिर उसी का वर्णन जो है आगे बढ़ता है कि ऐसा नहीं है कि हम बात को समझते नहीं। निराला कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम बात नहीं समझते, हमने सब पढ़ा है और हम सब समझते हैं। कि निराला कहते हैं कि हमने सब कुछ पढ़ा है और हम सब जानते हैं, जो तुम लिख रहे हो इन सब से हम अनभिज्ञ नहीं है, लेकिन हमारे शब्द में स्वर को वैसा महत्व नहीं था। मतलब हमारे काव्य में स्वर को वैसा महत्व नहीं दिया जाता था जैसा आजकल तुम लोग दे रहे हो, प्रयोगवादी कवि दे रहे हैं, छायावादी कवि इस तरीके का महत्व नहीं देते थे। हमारे लिए संगीत का स्वर ही प्रमाण रहता था, अर्थात हम लोग संगीतात्मकता पर ही जोर देते थे। किंतु अब यहाँ पर विशेष टिप्पणी में लिखेंगे कि यहाँ पर निराला जी
संगीतात्मकता और स्वर को मुखर करने पर जोर देते हैं कि के मध्य अंतर स्पष्ट करते हैं, जोर नहीं देते। इसके बाद निराला ने भी कुछ प्रयोगवाद पर आधारित रचनाएं की हैं, जैसे वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर, ये वाली, भिक्षुक। इस तरीके की कुछ रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं जो प्रयोगवाद पर की ओर उन्मुख है। सो ऐसे हम टिप्पणी लिख देंगे। टिप्पणी का एक आध पॉइंट और बता देता हूं, जैसे छायावादी कवियों की काव्य रचनाओं तथा नई पीढ़ी की कविताओं का भाषा शिल्प संबंधी अंतर भी इसमें बताया गया है कि किस प्रकार जो छायावादी कवि होते थे वो संगीत को प्रमुखता देते थे और जो प्रयोगवादी कवि हैं वो किसको प्रमुखता दे रहे हैं, स्वर को प्रमुखता दे रहे हैं। तो इस प्रकार ये रहे हमारे पांचों पद्य के यानी कि पांचों गद्यांश के व्याख्या खंड। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको काव्य रूप में मिलता है तो या तो अंधेर नगरी का होगा या फिर अंधा युग का होगा, जिसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। तो इस प्रकार हम अंदाजा लगाएंगे, और किसी कंपनी से रिलेटेड बात कर रहा है या महिला की स्थिति का वर्णन कर रहा है तो वो हो जाएगा हमारा यहाँ का औरत नुक्कड़ नाटक का। और प्रतीकों की बात बहुत ज़्यादा आ रही है उसमें पैसेज में हमारे, तो वो तांबे के कीड़े का हो जाएगा। तो इस प्रकार हम डिफाइन कर पाएंगे। और लोभ और प्रीति की बात हो रही है, थोड़ा सा पढ़ेंगे समझ आ जाता है। जैसे हमने लोभ और प्रीति वाला निबंध पढ़ा तो यहाँ पर हमें समझ आ गया कि लोभ और प्रीति का है। और कुटच की बात होगी तो भी समझ आ जाएगा। एक बार आप पढ़े हैं, अगर पहले से थोड़ी बहुत तैयारी हो रही तो एग्जाम हॉल में जाते ही ये चीज़ें समझ आ जाती हैं और आप आसानी से कर पाते हैं। ठीक है, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और फिर उसके बाद विशेष टिप्पणी, इतने स्टेप्स करे रहेंगे तो मार्क्स आने पक्के हैं। ठीक है, और सही मार्क्स आपके आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा बहुत व्याख्या खंड आप लोग अपनी तरफ से देख लीजिए, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, कल एग्जाम है, कम टाइम में बहुत सारी चीज़ें करा पाना, किंतु मुझसे जितना हो पा रहा है मैं लेकर आ रहा हूँ। इसके बाद प्रश्नों पर देख लें जरा, प्रश्न भी जो थे इसके 2021 के। तो जैसे अंधेर नगरी के महत्व पर प्रकाश डालिए, अंधेर नगरी वाला वीडियो देख लेंगे जो कराया हूँ, तो वहाँ से कर लेंगे। स्कंदगुप्त नाटक में वर्णित स्कंदगुप्त का चरित्र चित्रण कीजिए, इसको आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, और मैंने पूरा वीडियो जो है MSD4 का समराइज किया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको एक बार जरूर देखिएगा एग्जाम हॉल में जाने से पहले। आगे चलते हैं। देखिए, जैसे आधे अधूरे नाटक के आधार पर स्त्री पुरुष संबंधों में आ रहे परिवर्तनों की समीक्षा कीजिए, इसको भी आप वीडियो प्लेलिस्ट में ऐड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। आगे देखते हैं। अंधा युग में वर्णित पौराणिक आख्यान के आधुनिक संदर्भ का विवेचन कीजिए, आराम से कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद कूटज निबंध की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। और अगर अभी कोई डाउट लगता है तो अभी आपके पास रात भर का समय है, आप बाकायदा पढ़ सकते हैं कोई भी प्रश्न उठाकर। ठीक है, कूटज निबंध की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। कूटज निबंध की विशेषताएं क्या है, ठीक है, उसको मैंने बताया हुआ है अभी जो है ललित निबंधगत विशेषताओं में, उसको ललित निबंध के रूप में उसको बताया था। तो वहाँ से आप कुछ पॉइंट उठा लेंगे और कुछ अपना जो पढ़े हैं वहाँ का ऐड कर देंगे तो आंसर बन जाएगा। किन्नर देश की ओर ध्यान में रखते हुए राहुल सांस्कृत्यायन के यात्रा वृत्त की विशेषताएं बताइए। क्या भूलूं क्या याद करूं के संबंध में बच्चन जी की आत्मकथा का महत्व बताइए। तो इस प्रकार यहाँ पर इतनी चीजें रही। एक लास्ट 9वां प्रश्न है जिसमें से 2 पर टिप्पणियां लिखनी है, 16-16 नंबर का है। ऑक्टोवियो पॉज का साक्षात्कार, ये वाला जरूर पढ़ के जाइएगा, कुछ न कुछ इसमें से मिलेगा। व्यंग निबंध, आत्मकथा, ठकुरी बाबा का चरित्र, इन सब पर टिप्पणी करनी है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हो सकेगा पढ़ के जाइएगा, और अगर पढ़े हैं ठीक ठाक तो बेहतर तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि 5 क्वेश्चन करने रहते हैं, पहला कंपलसरी रहता है। उसके बाद आपके पास ऑप्शंस हैं, उसमें से आपको जो बेहतर आ रहा होगा उसी का चुनाव करिएगा और वही लिखिएगा। और 5 पेज से ज़्यादा, मतलब आगे पीछे का मिला के अगर 5-6 पेज इतना लेकर के आंसर चलिएगा, 6 पेज के आसपास। इससे क्या होगा कि क्योंकि एक ही बुक, एक ही आंसर शीट मिलती है, उसी में पूरा आंसर ऐड करना रहता है। 5-6 पेज के आसपास एक आंसर लिखेंगे तो आराम से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जो इम्पोर्टेंट वीडियोज़ के लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसमें जो आपको ज़्यादा ज़रूरी लगे, जो आपको ना समझ आ रहे हैं उसको आप वैसे वीडियोज़, आपको जो टॉपिक ना समझ आ रहे हैं उससे रिलेटेड वीडियोज़ आप देख सकते हैं।
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले